स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस साइंस क्लास में। जैसा कि आप सभी लोगों को याद रहेगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसके हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज हम बचे कुछ टॉपिक्स पे नजर डालेंगे। तो आओ यार, अपने हाथों में पेपर और पेंसिल लेके शुरू करते हैं अपनी आज की साइंस क्लास। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जब हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम रेजिस्टर्स को कौन से कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो हम सीरीज में लगाएंगे, नहीं तो अगर कम रखने का है तो पैरेलल में लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो अभी हम लोग देखते रहेंगे कि कोई भी त्योहार के टाइम पे, नहीं तो कोई भी फंक्शन के टाइम पे हम जब घर पे लाइटिंग करते हैं तो हम देखते रहेंगे कि एकदम लंबी वायर रहती है जिसको एकदम छोटे छोटे एलईडी के बल्ब लगे रहते हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो एक सर्किट में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े हुए हो तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हर एक रेजिस्टर का एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दे तो वो जो आंसर आएगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। और ये सर्किट में हर एक रेजिस्टर में से इक्वल अमाउंट का करंट पास होता है। लेकिन ये वाला सर्किट ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि इसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। फिर इतने सारे बल्ब में से कौन सा बल्ब खराब है देखते देखते तो इलेक्ट्रिशियन का भी भेजा खराब हो जाएगा। नहीं हो रहा भैया। अरे अबे दूसरा नुकसान ये है कि इतने सारे बल्ब के लिए सिर्फ एक ही स्विच रहता है, जिसकी वजह से हम हर एक बल्ब को अलग से बंद चालू नहीं कर सकते। तीसरा नुकसान ये रहता कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतने सारे बल्ब शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बल्ब को जो है जितनी पावर चाहिए उतनी पावर नहीं मिल पाती। चौथा नुकसान ये है कि इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी करंट कुछ जगहों पर पहुंच नहीं पाता है। तो अगर हमें इसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए रहेगा तो वो हमें मिलता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज से, जो बोलता है कि सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर हम एक सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अगर वैल्यू को हम ऐड कर दे तो वो हमको पूरे सर्किट की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देता है। और अगर इस फॉर्मूले में हमने ओम्स लॉ लगाया तो इसमें R की जगह V/I आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये सर्किट तो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों के एंड्स एक कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हो तो हम उस सर्किट को बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो अगर हम इसके सर्किट को देखेंगे तो तीनों रेजिस्टर्स एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। इससे हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात, सारे रेजिस्टर्स की पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, और दूसरी बात, इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसकी अरेंजमेंट की वजह से जो सर्किट का करंट है वो फ्लो करते करते डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक रेजिस्टर को अलग अलग अमाउंट का करंट मिलता है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना रहेगा तो वो हमें मिलता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल से, जो बोलता है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस is equal to the reciprocal of total resistance of the circuit। ले वो पानी पी ले, थक गया हूँ। ये डेफिनेशन सुनने में बहुत खतरनाक है लेकिन समझने में एकदम आसान है। ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज जैसा ही है, बस इसमें फॉर्मूले में R की जगह 1/R लिखने का बस। और ये सर्किट जो रहता है ये बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें हर एक चीज का अलग से स्विच रहता है। इसमें सबको दबा के पावर मिलती है और इसकी रेजिस्टेंस भी कम रहती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का डेफिनेशन क्या रहता है? वर्क डन बाय टाइम। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर का भी डेफिनेशन रहेगा इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम। पावर या इलेक्ट्रिक पावर दोनों का ही ऐसा यूनिट वॉट रहता है, लेकिन वॉट बहुत छोटी यूनिट है और जब बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को काउंट करने का टाइम आता तो हम वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देते। पावर के तीन फॉर्मूले है। पहला है पावर इज इक्वल्स टू VI, दूसरा है पावर इज इक्वल्स टू I²R। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिए गए हो। और तीसरा है पावर इज इक्वल्स टू V²/R। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब क्वेश्चन में सिर्फ वोल्ट और रेजिस्टेंस दिए गए हो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है पावर और दूसरा है
ऐसा वो लंबा वो हिलता रहता है जो पेंडुलम। तो एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी मतलब है पावर कंज्यूम पर यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला रहता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट रहती है वॉट आवर। 1 वॉट आवर का मतलब है कि अगर एक मोटर 1 वॉट के पावर पे अगर घंटा भर चली तो 1 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट। तो जब बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक यूनिट मेजर करने का टाइम आता तब हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि है किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि एक मशीन अगर घंटा भर 1 किलोवाट के पावर पे चली तो 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम होती। तो हम जो बिजली का बिल भरते हैं तो वो इसी यूनिट की वजह से आता है। अपने घर पे इलेक्ट्रिक मीटर रहता है, हमको बताता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है। तो अगर हमें 1 किलोवाट यूनिट का भाव मालूम पड़ गया तो हम आराम से बिजली का बिल निकाल सकते हैं। बस जितने भी वॉट यूनिट इस्तेमाल हुए उसको किलोवाट में कन्वर्ट करके जितने भी आवर्स के लिए इस्तेमाल किया है उससे डिवाइड कर दो और जितना भी रुपीस का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मजा आया होगा। इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक रह गया है तो उसे हम अगले लेक्चर में पूरा कर लेंगे। तो अब मैं आलम सैयद आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एलमा स्टडी।